नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। कहाँ क्या होने वाला है, क्या रणनीति रहेगी आज किसानों की, क्योंकि आज किसानों ने महाजाम बुला रखा है देश में। उधर चेन्नई टेस्ट में भारत किस तरह से जो रूट की जड़ें उखाड़ने की कोशिश करेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और कैसे हिमाचल प्रदेश से हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को, जिसके मंसूबे हमें हमेशा भारत के खिलाफ कलुष भरे रहे हैं, कैसे हिमाचल प्रदेश से उसको एक बड़ा जवाब मिलेगा, इस सब की चर्चा करेंगे। मौसम के हाल की बात करेंगे। प्री बोर्ड की जो परीक्षाओं की डेटशीट आई है उसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और फिर बड़ी खबर ये कि कब 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगेगा, इसकी भी डेट जो है लोकसभा में एक तरह से संकेत दे दिया है, एक तरह से स्पेल आउट कर दी गई है कि कब से ये टीका लगेगा। इस पे भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। पहली खबर की बात करते हैं। आज सबकी निगाहें जो हैं वो किसानों के महाजाम पर लगी हैं। देश भर में किसानों ने महाजाम का आह्वान किया है और ये महाजाम 12 से 3 बजे के बीच नेशनल और स्टेट हाईवे पर लगाया जाएगा। ये खास बात है इसकी कि ये सब रास्ते नहीं रोके जाएंगे, सिर्फ नेशनल और स्टेट हाईवे रोके जाएंगे अलग अलग राज्यों में। हालांकि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। वहां पे किसानों ने चक्का जाम नहीं करने का फैसला लिया है। 40 संगठन किसानों के साथ एक साथ इस आह्वान से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो किसान सभा, जो वाम दलों का एक इकाई है, वो इसका समर्थन कर रही है। उधर कांग्रेस ने भी बड़े पैमाने पर कहा है कि वो भी इस चक्का जाम का समर्थन करती है। अब देखना यह होगा कि इस चक्का जाम के दौरान कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ता अगर सड़कों पर आते हैं तो उनका क्या रवैया रहता है, क्या नहीं रहता है। क्योंकि पिछले दिनों जब एक मूवमेंट दिल्ली के लिए किसानों की हुई थी तो उसके बाद 26 जनवरी को वहां जमकर हिंसा हुई थी। लाल किले पर जो आपने हुआ वो भी देखा। तिरंगे को उतार कर वहां पे एक पंथ विशेष का झंडा लगाने की बात की गई। हालांकि उस सिलसिले में अब ये उभर के सामने आया कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी और उसको जो है दिल्ली से बाहर बैठे, देश से बाहर बैठे लोग जो हैं वो अंजाम दे रहे थे। और पल पल जो है गाइड किया जा रहा था। किसान आंदोलन की आड़ में वो कैपिटल हिल की तर्ज पर हिंसा करने का एक मंसूबा था जो सुरक्षा बलों की चौकसी से नाकाम हो गया। हालांकि बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई और शर्मिंदगी का एहसास भारत को भी हुआ और जो किसान नेता थे उनको भी हुआ। उसके बाद किसानों के साथ जो 4 संगठन जुड़े थे वो उस आंदोलन से अलग हो गए। लेकिन एक बार फिर से यह आंदोलन संगठित हो रहा है और आज का जो महाजाम है इसका किसान आंदोलन का, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी कि आंदोलन कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। किसान नेताओं ने आह्वान किया है कि चक्का जाम के दौरान किसी को परेशानी ना आए। स्कूल, बसें और एम्बुलेंस, इनको चक्का जाम से बाहर रखा गया है, इनको जाने दिया जाएगा। लेकिन जिन भी लोगों को 12 से 3 बजे के बीच में रोका जाएगा उनको भी परेशानी ना हो, इसके लिए चाय, पानी और खाने की व्यवस्था जो है किसान संघ करेंगे जहां जहां इनका चक्का जाम होगा। और जो मुसाफिर फंसे रहेंगे 12 से 3 बजे के बीच में 3 घंटे, उनको भोजन भी कराया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि उनको कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो उसको तुरंत प्रभाव से जाने दिया जाएगा। ये जो है एक मोटा मोटा एक फॉर्मेट जो है वो तय किया है किसान नेताओं ने। लेकिन देखना होगा कि इस फॉर्मेट के अनुसार क्या होता है, क्या नहीं होता। उधर अगर केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की बात करें तो मुख्य फोकस दिल्ली पे है। हालांकि इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं होगी वहां पे, इसका आश्वासन किसानों ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी सरकार ने ही जो है किलेबंदी कर रखी है और वहां चक्का जाम करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वहां अगर कोई हिंसा होती है तो उसका इल्जाम जो है किसान संगठनों के सर पर आएगा। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल दिल्ली में किसानों की मूवमेंट को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो कोई भी इसमें जो रिस्क है वो लेना नहीं चाहते हैं। आंदोलन करने वाले किसानों की आपको मांगे बता दूं कि वो कह रहे हैं कि खेती से जुड़े 3 कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि इनसे कारपोरेट घरानों को फायदा होगा। 72 दिन से इसी मांग को लेकर बैठे हैं। दूसरा सरकार का रुख ये था कि कानून वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन संशोधन कर सकते हैं या इसको 1.5 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। दूसरी जो मुख्य मांग है किसानों की वो क्या है कि एमएसपी को लेकर कानून बने और एक गारंटी दी जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या मिलेगा फसलों का, किस फसल का क्या मिलेगा, ताकि किसानों को चिंता ना हो। क्योंकि कई बार उनकी लागत की जो वैल्यू है वो भी पूरी नहीं होती है, जबकि बिचौलिए खूब पैसा कूटते हैं। इस मामले पर सरकार का रुख था कि आंदोलन खत्म करने को तैयार है तो आश्वासन दे सकते हैं, उससे पहले नहीं। तीसरा जो मुख्य मांग थी वो थी कि नया बिजली कानून जो बनाया गया है, खासतौर से एनसीआर में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, उसको जो है वो खत्म किया जाए। 4 मामले थे। तीसरा जो बिजली कानून का था उसमें बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की बात थी, इससे किसानों को नुकसान होगा तो इसको वापस लेने की बात वो कर रहे थे। इसको सरकार ने मान लिया था।
कि इसको वापस ले लेंगे और 2003 का ही कानून लागू रहेगा, नया नहीं आएगा। ये सरकार मान चुकी है, ये कानून वापस एक तरह से हो गया है, इसको नहीं लागू किया जाएगा। चौथा मामला जो पराली जलाने को लेकर था, जिसमें किसानों को 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान उसमें रखा गया था, क्योंकि दिल्ली और बाकी जो एनसीआर का इलाका है वहां पे प्रदूषण ऐसा माना जा रहा है कि पराली की वजह से होता है। पूरे उत्तर भारत की बात कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रिक्ट एक कानून लाया गया था और किसानों के खिलाफ इस तरह की आशंका पैदा हो गई थी कि किसानों को इस कानून की आड़ में तंग किया जा सकता है। उसको वापस लेने के लिए भी सरकार मान गई थी। 2 कानून, तीसरे नंबर वाला बिजली वाला, जिसमें सब्सिडी खत्म करने की बात थी, जिससे किसानों को नुकसान होता, उसको, और ये जो पर्यावरण से संबंधित था, जिसमें पराली जलाने पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान था, उसको वापस लेने पर सरकार तैयार हो गई थी। ये 7वें दौर की वार्ता में ये तय हो गया था। उसके बाद 5 दौर और हुए, लेकिन अगले 5 दौर के दौर में जो 2 मेन बातें थी उन पे कुछ भी नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति में हॉर्नलॉकिंग होगी। 26 तारीख को आंदोलन आगे बढ़ा और उसमें कई चीजें सामने इस तरह से आई जिनसे देश और भारत शर्मसार हुआ। फार्मा, अगर 3 कानूनों की बात करें तो एक फार्मा प्रोड्यूसर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है, जिसमें किसान सरकारी मंडियों में एमएसपी से बाहर फसल बेच सकते हैं और ऐसी खरीद फरोख्त पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहला इसमें ये मेन प्रावधान था उसका। दूसरा जो बिल है उसमें फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट इसका नाम दिया गया है। किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय दाम पर अपनी फसल बेच सकते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोल सकते हैं। इसको लेकर किसानों को लग रहा है कि इसके चलते उनकी जमीनें धीरे धीरे धन्ना सेठों की जेब में चली जाएंगी, क्योंकि कई चीजें बाद में आएंगी। कई बार पैसे के लेन देन का मामला आएगा, कई बार कुछ और चीजें आएंगी, तो उनको इसको लेकर कई इफ्स एंड बट्स है, कई किंतु परंतु। हालांकि सरकार कह रही है ये बिल्कुल सीधा है, कोई किसी की जमीन नहीं ले सकता, लेकिन इसके बावजूद जो है वो गतिरोध बना हुआ है। तीसरा जो मुख्य कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर किसानों की चिंता है। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है इस एक्ट के मुताबिक, और केवल युद्ध, भुखमरी और प्राकृतिक आपदा या बेहद महंगाई होने पर ही स्टॉक सीमा तय होगी। यानी जो चाहे जितना मर्जी जमा कर सकता है, और इससे भी जमाखोरी को बढ़ावा मिलने की आशंका किसानों को है, और उनको लगता है कि जब बंपर फसल होगी तो इतनी चीजें जमा कर ली जाएंगी कि अगली बार उनको फसल के दाम ही नहीं मिलेंगे। तो कई उनकी हैं जिनको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही थी उनको सुलझाने का, लेकिन बात बिगड़ती ही जा रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद भी मामला नहीं सुलझा है, और अब किसान नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री ये तो कह रहे हैं कि एक फोन कॉल पर मामला दूर है, लेकिन वो फोन कॉल हमको अब तक नहीं बताया गया कि कहां करनी कहां नहीं करनी है। तो ये आज एक अहम दिन किसान आंदोलन का, 72 दिन हो गए। आज महाजाम की जो सफलता है अलग अलग स्टेट्स में, वो बताएगी कि इस आंदोलन को अब कहां जाना है कहां नहीं जाना, ये रुख इसका तय करेगी। तय करने की अगर बात आए तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल अपनी बैठक में कई चीजें तय की हैं। सबसे पहले यह तय हुआ है कि 26 तारीख से विधानसभा का बजट सेशन शुरू होगा, जो 20 मार्च तक चलेगा, और तुरंत 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपना इस साल का बजट पेश करेंगे, और ये उनका चौथा बजट होगा। इसमें देखना होगा कि क्या चीजें होती क्या नहीं होती। 17 बैठकें इस पूरे सेशन में होंगी। इसके अलावा हमारी जो कैबिनेट है उसने ये भी तय किया है कि 15 फरवरी से 5वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लासेस के स्कूल लगेंगे। अभी 6ठी और 7वीं नहीं आ रही थी, तो उनके भी स्कूल लग जाएंगे, और जो 15 फरवरी से विंटर क्लोजिंग वाले स्कूल लगने हैं वहां भी ये व्यवस्था लागू रहेगी। अभी जो इस वक्त 1 फरवरी से जो स्कूल खुले हैं उनमें अभी 5वीं और 6ठी, 5वीं तो जा रही है, 6ठी और 7वीं नहीं जा रही है। तो अब जो है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सारी चीजों की सारी क्लासेस जो है ये लगेंगी, एक मुश्त रूप से लगेंगी। ये तय कर दिया गया, और ये भी तय किया गया है कि मिड डे मील जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इसका फैसला इसलिए लिया कि कांगड़ा और हमीरपुर में कुछ मिड डे मील कर्मी पॉजिटिव आ गए थे, जिसकी वजह से ये चिंता पैदा हो गई थी कि संक्रमण आगे फैल सकता है। तो इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि अभी इस सेशन में यानी 31 मार्च तक मिड डे मील नहीं परोसा जाएगा, सूखा राशन दिया जाएगा, और उसका जो कुकिंग कॉस्ट है वो अभिभावकों के खाते में जमा करा दी जाएगी। लेकिन बच्चों को स्कूल में खाना नहीं परोसा जाएगा। ये 5वीं, क्योंकि 5वीं से अब कक्षाएं लगनी रेगुलर, और कुछ की शुरू हो गई और कुछ की लगनी बाकी लगनी है, 6ठी और 7वीं की शुरू हो जाएगी। तो ये दिक्कत उसमें और ज्यादा बढ़ सकती थी। दूसरी ओर लगातार टीचर का पॉजिटिव आना जारी है। कल भी 42 मामले जो है उसमें से 36 टीचर मंडी में अकेले पॉजिटिव आए हैं। चंबा में एक छात्रा पॉजिटिव आई है। इसके मद्देनजर अब सरकार ने फैसला लिया है
कि जिस भी स्कूल में कोई टीचर या छात्र पॉजिटिव आता है उसको 2 दिन के लिए ही बंद किया जाएगा। लंबा जो स्कूल बंदी है वो नहीं होगी, 2 दिन के लिए बंद किया जाएगा। इस बीच स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा और फिर से खोल दिया जाएगा। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है उनको हो सकता है कि घर पे रहने को कहा जाए जब तक उनका टेस्ट नहीं हो जाए, अन्यथा चीजें सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाएगी। और 1 अप्रैल से नया सेशन विधिवत रूप से शिक्षण संस्थानों में शुरू हो जाएगा। प्री बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो डेट शीट है वो भी जारी कर दी है और ये 8 से 20 मार्च तक 10वीं और 12वीं के जो प्री बोर्ड के एग्जाम है वो होंगे। और 10वीं की अगर प्री बोर्ड की बात करें तो 8 मार्च को हिंदी की परीक्षा होगी, 10 मार्च को गणित की, 12 मार्च को विज्ञान और टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की, 13 मार्च को फाइनेंशियल लिटरेसी की, 15 मार्च को अंग्रेजी की, 17 को संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल इत्यादि की परीक्षा होगी, 18 को आर्ट्स, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, गृह विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, रिटेल इत्यादि की परीक्षा होगी और 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। ये 10वीं की प्री बोर्ड की जो डेट शीट है वो हम आपको बता रहे हैं। 12वीं के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो प्री बोर्ड की डेट शीट है वो इस तरह से रहेगी कि 8 मार्च को अंग्रेजी, 9 मार्च को इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, 12 मार्च को अकाउंटेंसी, फिजिक्स, 13 मार्च को कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर इत्यादि, 15 मार्च को केमिस्ट्री, 16 को हिस्ट्री, 17 को हिंदी, 18 को बायोलॉजी और बिजनेस स्टडी, 19 को पॉलिटिकल साइंस और 20 को ज्योग्राफी की परीक्षा भी होगी। इसका एक इवनिंग सेशन भी रहेगा 12th के बच्चों के लिए। 10वीं वाले की मॉर्निंग सेशन में होगी लेकिन 12th का इवनिंग मॉर्निंग दोनों होंगे। तो इवनिंग सेशन की जो डेट शीट है उसमें 12वीं की जो प्री बोर्ड की परीक्षा है उसमें सायकालीन सत्र में 9 मार्च को साइकोलॉजी, 10 मार्च को संस्कृत, 12 को ह्यूमन इकोलॉजी एवं फैमिली साइंस, 13 को फिलोसफी, 14 को फ्रेंच, माफ कीजिएगा 13 को ही फिलोसफी, फ्रेंच, उर्दू, 15 को सोशियोलॉजी, 17 को म्यूजिक, 18 को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 19 को डांस, फाइन आर्ट्स और अन्य तथा 20 को फाइनेंशियल लिटरेसी की परीक्षा होगी। इसके लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तमाम स्कूलों में भी ये जो प्री बोर्ड की जो डेट शीट है वो भी लगेगी। तो ये मोटा मोटा जो है एक पूरा मामला इस तरह से है कि बच्चों को एक विंडो मिल जाती है प्री बोर्ड की परीक्षा में कि किस तरह से आगे पेपर आ सकते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान को मिलने वाले करारे जवाब की। आपको याद होगा कि पाकिस्तान हिमाचल प्रदेश में बनने वाली, खासतौर से चिनाब बेसिन पे बनने वाली बिजली के प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार आपत्तियां जताता रहता था और इसके चलते वहां पे लंबे समय से बिजली के प्रोजेक्ट्स जो थे वो लटके हुए थे। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि 2500 मेगावाट की बिजली परियोजना 2 चरणों में चिनाब बेसिन पे लाहौल स्पीति में तय की जाएंगी और पहले चरण में 1600 मेगावाट के आधे दर्जन प्रोजेक्ट जो है उनको आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ये चंद्र और भागा जो आगे जाके चिनाब बन जाती है उस नदी पे लगेंगी। और अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस पे जो है आपत्ति जताता। लेकिन पुलवामा हमले के बाद भारत ने यह तय किया था कि अपने हिस्से का जो पानी है वो पूरी तरह से रोकेगा और जो रेपरिन लॉज हैं उनमें भी ये कहा गया है कि आप कृषि और दूसरे जो कार्य हैं आधारभूत कार्य उसके लिए जो पेरेंट स्टेट है या पेरेंट नेशन है वो पानी रोक सकता है, 10% पानी छोड़ना होता है। तो अब भारत ने तय किया है कि तब आपको याद होगा बठिंडा की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक बूंद भी पानी जो है एक्स्ट्रा नहीं जाने देंगे अपने हिस्से का पाकिस्तान को। तो उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं और हिमाचल प्रदेश में अगर ये प्रोजेक्ट लगते हैं तो निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी भी सुधरेगी और पाकिस्तान का जो पानी हमारा जो एक्स्ट्रा जाता है वो भी रुक जाएगा। तो इससे 2 चीजें हो जाएंगी, पाकिस्तान को भी करारा जवाब मिलेगा, उसकी जो कलुष भरी प्रतिक्रिया रहती हैं और कलुष भरी जो मानसिकता है भारत के प्रति उसको लेकर, और यहाँ पे रोजगार और बिजली दोनों पैदा होंगे। हालांकि कुछ जो पर्यावरण संस्थान है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के खासतौर से वो इसका विरोध कर रहे हैं। पहले से ही वहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स का विरोध हो रहा है जिस पर बांध संघर्ष समिति के लोगों ने और शैली बांध संघर्ष समिति के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है कि अगर इस तरह से वहां बिजली प्रोजेक्ट लगेंगे लाहौल स्पीति में तो इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है उसको नुकसान होगा, संतुलन उसका बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और इससे लाहौल स्पीति का ही नुकसान होगा। ये बड़ी खबर, तो अब देखना होगा कि क्या रुख रहता है क्या नहीं रहता है। पंजाब केसरी अखबार ने एक और बड़ी खबर दी है क्रिकेट से संबंधित। आपको याद होगा कि आज इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट का दूसरा दिन है। 3 विकेट पर 263 रन से आगे खेलना शुरू करेगा अब से थोड़ी देर में इंग्लैंड। और जो मुख्य चुनौती रहेगी पहले सेशन की वो रहेगी कि कप्तान जो रूट की जड़ें उखाड़ने की। वो 128 रन पर नाबाद है और वो लगातार ये उनका तीसरा शतक है
अगर उनको जल्दी चलता कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ उम्मीदें होगी। अन्यथा आज का दिन भी अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज खेल जाते हैं तो ये टेस्ट जो है इसके नतीजे मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य इंडिया के बॉलर्स के पास है। जाते जाते कल एक आखिरी ओवर में उनको सफलता मिली थी जरूर, लेकिन अभी बहुत सी चीजें इसमें तय होनी है। और जो रूट 9वें ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में भी शतक लगाया है, उनके हम वतन 2 इंग्लैंड के लोग हैं, उन्होंने भी ये शतक जो है लगाया था। तो ये थी चेन्नई टेस्ट की बात। लेकिन अब आईपीएल की बात भी कर लेते हैं। आईपीएल के सीजन 14 के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में खिलाड़ियों की बोली लगेगी। इसके लिए 1097 क्रिकेटरों ने अपना पंजीकरण करवाया, जिसमें श्री संत भी शामिल हैं, जो बीच में क्रिकेट छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे, नेता बन गए थे। और अब जो है उन्होंने अपना पंजीकरण एक बार फिर से अपने मूल खेल में करवाया है। 61 खिलाड़ी जो है वो खरीदे जाएंगे इसमें। हालांकि 1097 में से 61 खिलाड़ी ही खरीदे जाएंगे, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 22 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। 139 खिलाड़ियों को ऑलरेडी 8 टीमों ने जो है वो बरकरार रखा है और सिर्फ 57 को अपने यहां से रिलीज किया है। उनको मिला के 4 और प्लस में करके 61 खिलाड़ी जो है टोटल खरीदेंगे। सबसे ज्यादा हैवी पर्स जो है वो पंजाब की टीम का है और सबसे कम जो है वो हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद का है। पंजाब की टीम के पास जो है 53 करोड़ 20 लाख रुपए हैं, जिससे वो अपने जो बेंच है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। वेस्ट इंडीज के जो है वो 56 खिलाड़ियों ने इसमें आवेदन किया है अगली बोली के लिए। ऑस्ट्रेलिया के 42 ने, दक्षिण अफ्रीका के 38 ने, श्रीलंका के 31 ने, अफगानिस्तान के 30 ने, न्यूजीलैंड के 29 ने, इंग्लैंड के 21 ने, यूएई के 9 क्रिकेटरों ने अप्लाई किया है, नेपाल के 8 ने, स्कॉटलैंड के 7 ने, बांग्लादेश के 5 ने, आयरलैंड के 2 ने, अमेरिका के 2 ने, जिम्बाब्वे के 2 ने और नीदरलैंड के 2 ने। कुल मिला के 1097 लोगों ने जो पंजीकरण किया है, उसमें ये मैंने आपको विदेश की लिस्ट बताई। तो ये भी दिलचस्प रहेगा कि इन टीमों में अब कौन से नए लोग आते हैं, कौन से नहीं। फिलहाल इतना ही। मौसम की वजह से, हालांकि आज से मौसम खुल रहा है और अगले 7-8 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, चटक धूप खिलेगी, दिन के और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मौसम की वजह से अभी भी तांडव मचा हुआ है और अभी अधिकांश चीजें जो है वो सामान्य नहीं हो पाई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 40 घंटे से शिमला जिले में कई इलाकों में बिजली नहीं है और इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान की अगर बात कर रहे हैं तो मिनिमम तापमान शिमला का 0.1 डिग्री रहा है, सुंदरनगर का 1.7 डिग्री रहा है आज का सुबह का, भुंतर का 3 डिग्री रहा है, कल्पा का -4.3 डिग्री रहा है, धर्मशाला का 1.8 डिग्री रहा है, केलंग में -8 रहा है पारा। मॉर्निंग में 4 बजे की ये बात बता रहा हूँ। सोलन में सब जीरो टेम्परेचर है, 0, मनाली में सब जीरो, कांगड़ा में 6 डिग्री, नारकंडा में -5, कुफरी में -3, जुबड़हट्टी में 7, हमीरपुर में 4.4 और बिलासपुर में 3 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। सुबह की ये बात मैं आपको बता रहा हूं। और 4 एनएच सहित 834 सड़कें बंद हैं, 2048 ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिससे सैकड़ों गांव जो हैं अंधेरे में डूब गए हैं। 550 रूट एचआरटीसी के इससे प्रभावित हुए हैं और शुक्रवार को जो 550 रूटों पर बस सेवाएं बाधित रही हैं, उसमें शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर के मैक्सिमम जो इलाके हैं वहां की बस सेवा बाधित रही है। इन इलाकों में सामान्य जो सप्लाई होती है दूध, ब्रेड इत्यादि और सब्जियों की, वो भी नहीं हो पाई है। तो ये समस्या है। खासतौर से राजधानी में ही कल भी पूरा दिन, हालांकि बर्फबारी कल रुक गई थी, लेकिन इसके बावजूद राजधानी की जो सड़कें थी वो सामान्य नहीं उसकी यातायात के लिए। हालांकि जो पीडब्ल्यूडी है उसने 400 के आसपास जेसीबी और डोजर लगाए हुए हैं अलग अलग रूट्स पे, अलग अलग जगहों पे। उन्होंने दावा किया है कि आज यानी शनिवार को 350 सड़कें इसमें से खोल दी जाएंगी। ये जो हमने आपको एक डाटा दिया 800 से अधिक 834 सड़कों का, तो 350 सड़कें जो है खोल दी जाएंगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि 500 सड़कें फिर अभी भी बंद रहेंगी, जो सोमवार तक ही खुलेंगी। तो इसमें 3 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। देखिए कब कहाँ कितना काम होता है। हालांकि मौसम आज से खुल रहा है। लोअर हिमाचल में अच्छी धूप खिली है और अपर हिमाचल में भी धूप खिलने का अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। दिन भर बाकी बुलेटिन में मिलते रहेंगे। शाम को 7 बजे फिर से मुलाकात होगी और रात 9:30 बजे प्राइम टाइम लेकर आएंगे। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। कहाँ क्या होने वाला है, क्या रणनीति रहेगी आज किसानों की, क्योंकि आज किसानों ने महाजाम बुला रखा है देश में। उधर चेन्नई टेस्ट में भारत किस तरह से जो रूट की जड़ें उखाड़ने की कोशिश करेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और कैसे हिमाचल प्रदेश से हमारे
पड़ोसी पाकिस्तान को, जिसके मंसूबे हमें हमेशा भारत के खिलाफ कलुष भरे रहे हैं, कैसे हिमाचल प्रदेश से उसको एक बड़ा जवाब मिलेगा, इस सब की चर्चा करेंगे। मौसम के हाल की बात करेंगे, प्री बोर्ड के जो परीक्षाओं की डेट